नमस्कार साथियों। नए साल की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और नया साल यानी 2024 भारत देश की राजनीति का एक ऐसा साल है जिसके जरिए इस देश की सियासत के तौर तरीके और राजनीतिक मुद्दे और पॉलिटिकल पार्टियों के भीतर नेताओं की पहुंच पकड़ और उसकी कद और उनके साथ साथ घुमड़ते हुए संगठन के तौर तरीके सब कुछ बदलने वाले हैं। और ये सब कुछ 2024 के भीतर ही तय होगी। सवाल ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी अब वैसी बीजेपी नहीं है जैसे पहली थी। सवाल यह भी नहीं कि जैसे पहले कांग्रेस थी अब वैसी कांग्रेस भी नहीं है। और ऐसा भी सवाल नहीं है कि इस भारत देश के भीतर जो छत्रकों की लाइन है, क्षेत्रीय तौर पर जिन नेताओं की कद की अपनी अहमियत दिल्ली दरबार के भीतर हुआ करता था, अब उस कद का महत्व को धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सवाल उसके ठीक आगे का है और ये सवाल के भीतर वर्तमान सत्ता बीच में आकर के खड़ी हो गई है। और मौजूदा सत्ता का मतलब साफ है, एक ही नाम होता है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी को बदला, उसके संघ को बदला, उसके मुद्दे को बदला, उसके विचारधारा को बदल डाला, उसके एजेंडों को बदल डाला, उसके तौर तरीकों को बदल डाला। और इस दायरे में तमाम राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी समाते चले गए। तो क्या भारत देश की राजनीति में क्या शुरुआत में कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देने वाले नरेंद्र दामोदर दास मोदी विपक्ष मुक्त की परिस्थितियों को में इस देश की चौखट पे लाकर के खड़े कर दिए क्या? और उसके आगे बाद का अगला कदम जो है, खुद भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक ऐसे ऑपरेशन की शुरुआत है जिसके असल तस्वीर आपको 2024 के लोकसभा चुनाव में बिल्कुल दिखाई देने वाली है। इस दौरान क्या रडार पे वाकई उत्तर प्रदेश है? और उत्तर प्रदेश का मतलब सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ है? सवाल इतना हल्का भी नहीं है और इतनी सागोई के साथ एक सीधी रेखाएं भी नहीं है। क्योंकि राजनीतिक तौर तरीकों को अगर आप समझने का प्रयास करें तो हो सकता है कि एक सवाल हर किसी के मन में आज शुरुआत में ही आ जाए, और वह सवाल होगा कि 2024 आने वाले समय में नरेंद्र मोदी के बाद कौन? क्या अमित शाह, या फिर योगी आदित्यनाथ, या कोई तीसरा? या फिर इन सब से हट करके इस दौर में नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने इतनी बड़ी रेखाएं बना डाली है कि इसके बाद विपक्ष तो दूर, भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी यह सवाल छोटा पड़ जाएगा कि इसके बाद कौन होगा। यानी ये कहे कि अब तक जो संघ परिवार को लेकर के एक धारणा थी कि परिवार तय करते थे और परिवार भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी तय करते थे, अब ये तमाम धारणाएं सिमटते सिमटते सिर्फ एक व्यक्ति के आसपास आकर सिमट गई है। संघ भी किस रूप में चलेगा, कैसे चलेगा, भारतीय जनता पार्टी का संगठन का चेहरा कौन होगा, वो सारा संसदीय वोट हो या फिर कार्यकारिणी हो या फिर जिला या मंडल स्तर पर बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की पूरी लिस्ट ही क्यों ना हो, सब कुछ दिल्ली से ही तय होगी। सामान्य तौर पर ऐसा होता नहीं था और सामान्य तौर पर इस दौर में भी विपक्ष की राजनीति भी ऐसी होती नहीं थी, या फिर इतनी शून्यता इससे पहले किसी भी चुनाव के भीतर दिखाई नहीं दी थी। या फिर किसी भी साल अगर आप चुनावी सालों को अगर याद करेंगे तो याद कर लीजिए 2014 की जनवरी के महीने में क्या रूप था इस देश के भीतर। क्या सब कुछ सबने मान लिया था कि कांग्रेस हार जाएगी? क्या सब मान लिए थे कि नरेंद्र मोदी इस रूप में जीतेंगे जहां पे बहुमत छोटा ही पड़ जाएगा? क्या 2019 के जनवरी में ऐसा कोई मान लिया था? या उससे पहले आप जाइएगा 2004 जब साइनिंग इंडिया का नारा था, उस दौर में क्या मान लिया गया था ऐसा कि साइनिंग इंडिया हार जाएगा? ये सवाल जनवरी के महीने में हम आपसे जानबूझकर कर रहे हैं क्योंकि भारत देश की राजनीति की बदलने की परिस्थितियां आने वाले 3 महीनों के भीतर तय होनी है। इन 3 महीनों के भीतर विपक्ष और विपक्ष की पूरी राजनीतिक पहल इस भारत देश के लोगों के मन में कोई असर डाल पाएगी क्या? शायद नहीं है। क्या इस दौर में राहुल गांधी जब यात्रा के ऊपर निकलेंगे तो राजनीतिक तौर पर उसका आकलन होगा? शायद नहीं। यानी राजनीतिक जीत हार के दायरे से हट करके राहुल गांधी की न्याय यात्रा होगी और इस भारत देश के भीतर विपक्षी राजनीतिक दलों की, चाहे इंडिया गठबंधन के तौर पर हो, उसकी अपनी मशक्कत हो। और एक सवाल तो भारत न्याय यात्रा के समय पूछा भी गया था कांग्रेस से, क्या यह कोई राजनीतिक यात्रा है? उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं।
तो क्या 2024 के चुनाव परिणाम अगर पहले से नजर आने लगे तो क्या राजनीतिक तौर पर भारत बिल्कुल एक नई परिस्थितियों के दायरे में जा चुका होगा? और उसके बाद इस भारत देश के भीतर राजनीतिक बदलाव की परिस्थिति विपक्ष से ज्यादा सत्ता के भीतर दिखाई देने वाली है। रडार पर कौन होगा? रडार पर कौन सा लोकप्रिय चेहरा होगा? रडार के ऊपर कौन सा ऐसे कद्दावर नेता होंगे? यह सवाल 2023 के ही है, जहां पर मुख्यमंत्रियों को बदला गया और जो पहली बार जीत करके आ रहा था उसको मुख्यमंत्री पद के ऊपर बैठा करके एक संदेश साफ दिया गया कि पार्टी ही सब कुछ है। और पार्टी का होना यानी राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी का होना और उसकी कमान दिल्ली दरबार के हाथ में। यानी अब ध्यान से देखिएगा तो इससे पहले सर संचालक यानी आरएसएस के भीतर जब भी गुरु गोवलकर हो या गुरु गोवलकर के बाद देवरस हो, उस पूरी प्रक्रिया के भीतर अगर समझने का प्रयास करेंगे तो इसके भीतर जो सर संचालक होते थे वही कागज के ऊपर नाम लिखते थे कि उनके बाद कौन होंगे। लेकिन वर्तमान दौर में कभी किसी ने इतना सोचा नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी ऐसी परिस्थिति होगी कि किस जगह पे कौन होगा यह तय, उसका अपना राजनीतिक कैरियर, उसकी अपनी राजनीतिक पहचान, उसका अपना राजनीतिक लोकप्रियता का शिखर पर होना कोई भी इस दौर में मायने नहीं रखेगा। एक एक करके ऐसी परिस्थितियां बना दी गई जहां पर अब संघ परिवार के जरिए नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के परिवार के जरिए ही समझ लीजिए, और उस परिवार के मुखिया के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को खड़े कर दीजिए। और उसमें ऑपरेशन के लिए जो दो लोग बहुत महत्वपूर्ण है उसमें अमित शाह एक है, दूसरे जेपी नड्डा साहब हैं जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, जो 2020 से अध्यक्ष बने हुए हैं। और उसके बाद जब आप जरा कल्पना शुरुआत कीजिए कि एक लंबी परिस्थिति के भीतर जनसंघ के दौर से ही चलते चले जाइए आगे और इसको समझने की प्रयास कीजिए कि उस दौर में कौन नेता थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, कौन थे तीसरे नेता? और इस दौर की परिस्थिति के भीतर कौन है? जब इन परिस्थितियों के ऊपर देखिएगा तो इससे तीन नेता बलराज मधोक, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय, यही तीन की जोड़ियां थी। उसके बाद परिस्थितियां पलटी तो ये तीन की जोड़ी और निकल करके अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी। उसके बाद वर्तमान दौर की परिस्थिति में देखेंगे तो हमारे सामने जो तीन चेहरे नजर पड़ते हैं वो तिकड़ी अपने तौर पे काम करते हैं, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह। राजनीतिक तौर पर जो भी ताकत होना चाहिए था उससे कई गुना ताकत जो है अभी नरेंद्र मोदी जी के पास है, चाहे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी राज मधोक का दौर हो या श्यामा प्रसाद मुखर्जी का दौर हो। उस दौर में गुरु गोवलकर को भारतीय जनसंघ अपने तौर पर अनदेखा बिल्कुल नहीं कर सकती थी, या फिर आरएसएस की दिशा निर्देश के ऊपर जनसंघ से लेकर के जनता पार्टी और जनता पार्टी से लेकर के भारतीय जनता पार्टी की परिस्थितियां भी इस देश के भीतर रही है। लेकिन वर्तमान दौर में बिल्कुल आपको इस सब से नजर हट करके नजर आ रहा होगा। तो फिर सवाल उठता है वो कौन सा ऑपरेशन है जो 2024 के भीतर भारतीय जनता पार्टी के भीतर होगा। भारतीय जनता पार्टी के भीतर का ऑपरेशन बहुत साफ तौर पर अब लिखा जा चुका है और उस पूरी विषाद के भीतर ऑपरेशन की शुरुआत कहीं न कहीं हो चुकी है। किनको लोकसभा का चुनाव लड़ना है उनको कान में कह दिया गया है कि आप सक्रिय हो जाइए, आप अपने तौर पर लोकसभा चुनाव लड़ने की दिशा में आगे बढ़ जाइए। बिल्कुल नए नए चेहरे, नए नए लोग, और इनकी संख्या भारतीय जनता पार्टी के भीतर 200 से ज्यादा हो सकती है। यानी भारतीय जनता पार्टी 2024 में जिस लोकसभा के भीतर नरेंद्र दामोदर दास मोदी की अगुवाई में जाना चाहते हो उसमें बिल्कुल नए लड़कों की फौज होगी, नए युवा चेहरों की फौज होगी, नए तरीके की आपको नई नेतृत्व शैली दिखाई पड़ेगी जो सांसदों को लॉन्ग रूप में आपको संसद के भीतर नजर आए। यह पहला ऑपरेशन होगा। इस ऑपरेशन के भीतर में वो कद्दावर नेता जिन्होंने बहुत बड़ी राजनीतिक मशक्कत से चीजों को संभला और संभाला भी, जाहिर सी बात है उनको अब संगठन देखना है, पार्टी या परिवार को समझना है, या आने वाले समय में संगठन कैसे मजबूत हो उस दिशा में आगे बढ़ना है। अगला फिर सवाल उठता है क्या सच में आरएसएस जो सोचती रही और आरएसएस जिस तरीके से राजनीतिक शुद्धिकरण की दिशा में आगे बढ़ती रही अब वह कोई मायने नहीं रखती? बिल्कुल वह कोई मायने इस दौर में नहीं रखता है, क्योंकि राजनीतिक शुद्धिकरण
अब सरकार चलाने के शुद्धिकरण के आश्रय सिमट गई है। यानी सरकार चलती रहे, सरकार बनी रहे और सरकार को चलने और बनाए रखने के लिए ही सारी विचारधारा अब राजनीतिक तौर पर या फिर सामाजिक या फिर सांस्कृतिक तौर पर चलेगी। ये दूसरा सवाल था, जहां पर संसद के पार्लियामेंट के भीतर की परिस्थिति और पार्लियामेंट के बाहर की परिस्थिति भी सरकार के बने रहने और सरकार को चलाने इस दृष्टि से आगे बढ़ेगी। क्योंकि एक पल के लिए जरा आप ध्यान दीजिए, आरएसएस के मुखिया ने कहे थे अयोध्या में राम मंदिर, उसके बाद हम किसी भी अब मंदिर की योजना में शरीक नहीं होंगे। यानी संघ ने एक कदम पीछे किया था, क्योंकि उसको पता था कि उसकी समझ उस सामाजिक और उस सांस्कृतिक पहलुओं को छूना चाह रही है, जिसके जरिए वह इस देश के भीतर अपने उस विचारधारा को ला सके जिसकी परिकल्पना एक दौर में किया गया था। क्या वर्तमान समय में जब जिक्र ज्ञान व्यापी का हो, जब जिक्र मथुरा का हो, तो क्या इसको सरकार लेकर के आई? जी, सरकार लेकर के आई। और सरकार का मतलब वर्तमान दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो फिर क्या संघ चाहे या फिर ना चाहे, लेकिन एक ही झटके में उस विचारधारा को विस्तार भी देना और उस विचारधारा को सरकार के अनुकूल खड़े भी करना, जिससे सरकार बनी रहे, चलती रहे, सत्ता पास में ही रहे। क्या एक ऐसी परिस्थिति में वर्तमान दौर में भारतीय जनता पार्टी को बढ़ने की कोशिश आगे कर दी है? जी हाँ, इस दौर में बढ़ने की कोशिश आगे की है। सांसद जो है पार्लियामेंट के भीतर बिल्कुल नजर आएंगे। आरएसएस के तौर तरीके, उनके कामकाज में तब्दीली नजर आएगी। और अगली परिस्थिति इस दौर में ये होती है कि इस देश के भीतर भारतीय जनता पार्टी ही परिवार के तौर पर दिखाई देने लगे और उसके भीतर जो पार्टियां का मुखिया है वो तय करेंगे कि वो किसको किस रूप में कहाँ रहना है, क्योंकि उसकी उपयोगिता दिल्ली की सत्ता से जुड़ी हुई है। यानी पहली बार जिस फेडरल सिस्टम को लेकर के आपके मन में एक सवाल होगा, कि छत्रकों को लेकर के जो सवाल होगा, उस सारे सवाल इस दौर में बेमानी ही होगी। और दिल्ली दरबार के आश्रय तमाम राज्यों को चलना, या फिर कल तक जिक्र अगर डबल इंजन की सरकार का किया जाता था, तो अब जब से नरेंद्र मोदी गारंटी निकल करके आ गई है, तो वह मोदी की गारंटी का सरकार होगी। अब अगला कदम उस दिशा में आगे बढ़ जाएगा। यानी एक ही व्यक्ति गवर्नमेंट के तौर पर गारंटी देगा और वही गवर्नमेंट की गारंटी ही असल में गवर्नेंस पर होगी। यह तरीका इससे पहले नहीं था, लेकिन उस दिशा में परिस्थिति आगे चल पड़ी है। तो क्या तमाम तरह के मंत्रालय, तमाम नेता, तमाम मंत्री, तमाम कैबिनेट मिनिस्टर कोई इस दौर में मायने नहीं रखेंगे? तमाम जगह पे जो संस्थान काम करते हैं उनको लेकर के जो मंत्रालय अलग अलग है वो कोई काम नहीं करेगा? सब करेगा, बिल्कुल करेगा सब, लेकिन सब उनकी मौजूदगी सिर्फ कागजों के ऊपर होगी। संवैधानिक तौर पर जो इस भारत देश के फेडरल सिस्टम को खड़ा किया गया है उसको बनाए रखना है, लेकिन इस देश को एक ऐसे धागे के भीतर पिरो देना है जिस धागे के भीतर कौन किस मोती या फिर पुंजी के तौर पे नजर आए, यह भी उस धागे को पिरोने वाले व्यक्ति को ही तय कर रहा। और इस दायरे में क्या यह अब कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को दिल्ली कभी नहीं, जब तक क्योंकि योगी आदित्यनाथ बने और योगी आदित्यनाथ के पीछे आरएसएस खड़ी है, तो अब आरएसएस के एजेंडे को ही बदल डालिए। आरएसएस की राजनीतिक शिरकत जो इससे पहले सामाजिक सांस्कृतिक संगठन के तौर पे की जाती थी, अब उसको ही बदल डालिए। तो एक नई परिस्थिति में खुद ब खुद अब उत्तर प्रदेश का अगला मुखिया कौन होगा और आने वाले समय में किस राज्य के जरिए उसकी महत्ता दिल्ली के लिए कैसी होगी और वहां पर वह किस रूप में मंत्रिमंडल भी चाहते हैं, इसका एक नजारा राजस्थान के भीतर नजर आया, जहां पर पुराने कद्दावरों की नेताओं की कोई जगह नहीं थी। बिल्कुल नए टीम अपने तौर पर, क्यों? क्योंकि भरोसा उस पार्टी को लेकर के करना है जो पार्टी परिवार में तब्दील हो गई। और वो राजनीतिक पार्टी के तौर पर इस रूप में मत उसको देखिए कि कोई मशक्कत करते हुए आगे बढ़ रहा है, अपनी राजनीतिक जमी को मजबूत कर रहा है, उसके जरिए अपनी पार्टी को लाभ दे रहा है। बिल्कुल नहीं, वह तो सिलसिलेवार तरीके से अब दिल्ली की छांव में है। तो फिर क्या यूं ही 50 साल तक रहेंगे? इसका जिक्र एक टाइम पे अमित शाह ने यूं ही नहीं कर दिया था, या फिर प्रधानमंत्री मोदी जब संसद के भीतर कहते हैं कि आप अभी हमें हम जानते नहीं, जब वह विपक्ष की तरफ आंखें
घूरते हुए कहते हैं कि आप हमें जानते नहीं, तो इसका मतलब साफ होता है कि जिस पारंपरिक राजनीति को आप कर रहे हैं, आप उसी के ऊपर टिके रहिए, हम तो इस देश के भीतर राजनीतिक परिभाषा को ही बदल डालेंगे। इन सभी ऑपरेशन के बाद क्या चौथे ऑपरेशन की दिशा में जब कोई आगे बढ़े, इससे पहले एक बात और, एक छोटी सी यात्रा, क्योंकि जो यात्रा जनसंघ जिस टाइम बना था, उस टाइम बलराम महतो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय तीनों अध्यक्ष भी रहे, और अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी, ये तीनों भी अध्यक्ष रहे। लेकिन जनसंघ बन रहे थे तो यही तीन नाम थे, मधोक मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय का। जब भारतीय जनता पार्टी बन रही थी उस समय 10 नाम थे। उन 10 नामों में आज की समय में एक आडवाणी जी बचे हुए हैं, जिनकी उम्र 96 यानी 96 साल हो गई है। मुरली मनोहर जोशी जी अगले कुछ दिनों के बाद वो 90 साल के हो जाएंगे। तीसरे व्यक्ति है शांता कुमार, वह 90 साल के होने वाले हैं। और ये तीनों के अलावे अटल बिहारी वाजपेयी, KR मलकानी, विजय कुमार मल्होत्रा, विजय सिंधिया, भैरव सिंह शेखावत, कोई आपको इस दौर में याद नहीं आएंगे। या जगन्नाथ राव भी, वह भी नजर नहीं आएंगे। अब सवाल उठता है कि जब जनसंघ अपने तौर पर राजनीतिक शिरकत कर रही थी, तो उस समय उनके जो 3 एजेंडे हुआ करते थे, उस 3 एजेंडे के भीतर भी समान नागरिक संहिता थी, जो अब इस सरकार के हिस्से में आकर खड़ी हो गई है। उसको आप कब लागू कीजिएगा? उस दौर में आप दूसरा मुद्दा धारा 370 की थी, जिसको इस दौर में सुलझा लिया गया। उस दौर में गौ हत्या के ऊपर पूर्ण प्रतिबंध की मांग हुई थी। इस दौर में यह सवाल लगातार कहीं कहीं पर राजनीतिक लाभ, कहीं कहीं पर राजनीतिक घाटे की आसपास घूम रही है। देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।